नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों अगले वीडियो आने में बहुत टाइम लगा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं पॉलिटी के जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप लक्ष्मीकांत में जो चीज़ें बता रखी है, इसके अलावा एडिशनल आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो संशोधन है, संशोधन की क्या प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जो इस पर लिखा हुआ है इस पर अभी आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए भाई अपना ही क्यों जाती है, ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि भाई इसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया जरूरी है। तो जरूरी है तो क्यों है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपको पता है कि जब संविधान बना था, जब लागू हुआ था उस समय 26 नवंबर 1950 के आसपास 49 के आसपास जो लागू हुआ था, उसके बाद उस समय जो प्रक्रिया थी, काफ़ी चीज़ों लोगों के मत डाले गए और हमारे जो संविधान को बनाए गए हैं वो क्या है, दूसरे देशों को छान कर, समझ रहे हैं ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, दूसरे अन्य देश जो भी थे उनके संविधान में से कुछ ना कुछ पॉइंट उठाकर हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो इसमें अगर उस समय की बात करें 1950 के टाइम की और अभी 2021 की बात करें तो इस दौरान क्या है, काफ़ी नियमों में बदलाव हुए हैं, काफ़ी प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। तो हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान कहता है कि भाई जो हमारा संविधान है वो क्या है, ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। मतलब ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान है उसके कंपेरेटिवली बात करें तो हमारा दोनों का क्या है, मिश्रण है। मतलब आप लोगों को कुछ केस में क्या है, कठोरता ही देखने को मिलेगी और कुछ केस में उसमें शिथिलता या लचीलापन देखने को मिलेगा। तो हमारा संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको समय के साथ अपडेट किया जा सकता है। बस शर्त एक ही है, उन भाग में संविधान मतलब संविधान के जो मूल भाग है, संविधान के मूल भाग में किसी प्रकार को क्या है, संशोधित नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखना दोस्तों। आप नए नए नियम आए, अपडेट कीजिए, विधेयक बनाइए और संविधान संशोधन करते हुए अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचे का भाग है ये किसमें बताया गया, केशवानंद भारती का जो 1973 में जो वाद था सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि जो संविधान का मूल ढांचे का भाग है इसको आप क्या कर सकते हैं, संशोधित नहीं कर सकते। इसके अलावा आप अपडेट कीजिए, जो नियम प्रक्रिया है उसमें बदलाव आ रहे हैं और समय के साथ अपडेट जरूरी है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। क्लियर हो गया। अब इस पर बात आ गई है तो अभी हम लोग इसको पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक में इसमें क्या है, सबसे पहले कि भाई संविधान संशोधन है, सबसे पहले क्या संविधान संशोधन है वो संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो ये संविधान का भाग 20, कौन सा भाग 20 में आर्टिकल कौन सा है, 368, भाग 20 368 अनुच्छेद किसमें, 368 आर्टिकल है और भाग 20 में इसका प्रावधान किया गया है। क्या, किस चीज के लिए, जो संविधान संशोधन की बात करता है। तो 368 आर्टिकल क्या काम करता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाता है। इसी के बेस पर हम लोग संविधान संशोधन करते हैं। किस आर्टिकल के तहत, 368। ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन है, हर किसी को पता है। अब बात आ जाती है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि प्रक्रिया जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि भाई जो जहां से प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, अभी इस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, जो भी मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार लाई जाती है। क्योंकि सबको तो ये तो पता है कि जो विधेयक लाया जाता है और पास हो जाता है और जो कोई भी एक्ट बन जाता है, लेकिन उससे पहले हम लोग इस प्रक्रिया को, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया उसको समझते हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में सबसे पहले आप लोगों को पता है विधेयक लाया जाता है। क्या लाया जाता है, विधेयक। ये विधेयक है जो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है, या हो सकता है पहले लोकसभा में हो या पहले राज्यसभा में, किसी में भी हो सकता है, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन दोनों का मत मतलब दोनों की सहमति अनिवार्य है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ये जो ऐसा सिद्धांत है, ऐसा नहीं है कि दोनों में असहमति होगी, क्योंकि आप लोकसभा में लेके आ गए या राज्यसभा में लेके आ गए, ठीक है, तो दोनों में से या तो आप इस लोकसभा से राज्यसभा में जाइए या राज्यसभा से लोकसभा में।
इन दोनों में कोई विशेष अधिकार की बात नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि विधेयक तो आप लोग लेके आ गए। अब विधेयक में क्या है, दोनों को पास करना जरूरी है। तो दोनों में से विधेयक मान लो पास हो रहा है, तो पास होने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएगा, इन दोनों की सहमति जरूरी है, पहली बात तो, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा दोस्तों जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी वो, अगर एक होता है विशेष बहुमत, जो अभी हम लोग आगे बात करेंगे, और ये विशेष बहुमत और आधे विधानमंडल, जो आधे विधानमंडल, आधे राज्यों की विधानमंडल है उसके साधारण बहुमत से पास होगा। वो किस कंडीशन में होता है, वो होता है संघीय ढांचे की जो कंडीशन होती है, संघीय भाग में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, विशेष बहुमत। ये विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति क्या होता है, इसको हम लोग अभी बाद में समझेंगे। तो अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो संविधान के भाग 20 में 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रस्तावित किया गया है, और संविधान संशोधन का विधेयक लोकसभा राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों की सहमति जरूरी है, सहमति जरूरी है। इसके अलावा इस विधेयक को कोई भी मंत्री या गैर मंत्री दोनों पेश कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है संसद में। तो ये सारे अधिकार संसद में दिए गए हैं, ध्यान रखना दोस्तों। संसद है जो संविधान संशोधन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। क्लियर हो गया। तो अभी आगे क्या करना है, आगे आप लोगों को पता है कि दोनों से पास हो गया। अगर मान लो दोनों में से एक या सहमति हो, तब क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस प्रकार साधारण विधेयक होता है, ये है संविधान संशोधन विधेयक, और मान लो साधारण कोई विधेयक है, तो साधारण विधेयक के मामले में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि दोनों की या एक की असहमति होने पर क्या होता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर दोनों की सहमति से होगा तब आगे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अगर दोनों की असहमति का मामला रहेगा तब इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखना दोस्तों। और ना ही राष्ट्रपति, अब आगे राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, या तो इसे स्वीकृत कर देगा, समझ रहे ना। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इसे पुनर्विचार के हिसाब से वापस नहीं भेजा जा सकता, तो उसको ऑन हैंड टू हैंड डिसीजन लेना होता है। ऐसा नहीं कि आप वापस साधारण विधेयक की तरह पुनर्विचार के लिए आप लोगों के पास भेज दिया जाएगा, तो ऐसा कोई भी प्रावधान संविधान संशोधन के विधेयक पर नहीं होता है। क्योंकि ये जो विधेयक होते हैं ऑलमोस्ट जो राष्ट्रपति के डिस्कशन साथ साथ डिस्कशन होता है, क्योंकि लोकसभा का जो जिसमें बहुमत सरकार होती है उसी का ही कोई ना कोई राष्ट्रपति ज्यादातर मोस्टली देखा गया है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि भाई स्वीकृति मिल गई, अब राष्ट्रपति की जैसे स्वीकृति मिल गई तो आपका विधेयक बन गया 368 के तहत। इसका जो भी संवैधानिक संशोधन हुआ है उसकी डेट और कौन सा संविधान संशोधन में इसे लागू किया गया नया नियम नया कानून, तो वो उसको प्रस्तावित कर दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी कि भाई इसको समझना जरूरी है, ताकि इसको मैं जब डिफरेंस के रूप में देखाऊं आप लोगों को तो आराम से आप लोगों को समझ में आ चुके हैं। तो ये तो बात हो गई जनरल प्रक्रिया थी, जिसको हम लोगों ने एकदम नॉर्मल वे में समझ लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि जो संविधान संशोधन होता है वो किस प्रकार का होता है, इनके टाइप्स क्या हैं। तो आप लोग जनरली देखेंगे 368 आर्टिकल में ये देखेंगे दो प्रकार से आप लोगों को संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं को बताया गया है, जिसमें एक तो विशेष बहुमत और दूसरा आधे राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा। लेकिन दोस्तों जनरली इसको देखेंगे तो अन्य अनुच्छेदों में संशोधन के हिसाब से बात करेंगे तो मोस्टली हम लोग 3 प्रकार के क्या है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कौन से अपनाते हैं, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, दूसरी हो गई संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरी हो गई संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत को मिलाकर। ये मामला किस में आएगा ये भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले किस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं संसद के साधारण बहुमत वाले में कौन कौन से काम आते हैं कि जिसे हम लोग साधारण बहुमत प्रक्रिया द्वारा संशोधित कर सकते हैं, उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता न हो। तो सबसे पहले में अगर बात करें तो क्या है, नए राज्यों के प्रवेश में। तो ये आपको दिमाग में सीधा आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 2 आ गया होगा, क्योंकि उसमें नए राज्यों के प्रवेश और गठन की बात की गई है। ये अधिकार संसद को दिया गया है। तो इसमें क्या देखेंगे, नए राज्यों के गठन और प्रवेश और गठन, ठीक है ना। या तो आप किसी नए राज्य को किसी में शामिल करो या अलग से नए राज्य का गठन, सीमाओं में परिवर्तन, गठन का काम करो। तो ये इसके लिए कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होगी, ये काम है जो साधारण बहुमत से किया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
नए राज्यों का निर्माण, या बिल्कुल आप नए राज्यों का निर्माण कर रहे हो अलग से, ये तो आप यहाँ से किसी में शामिल कर रहे हो या अलग से उसी में से बना रहे हो। दूसरा, या तो नए राज्य बना रहे हो, बिल्कुल नए राज्यों का प्रवेश कर रहे हो। इसके अलावा राज्य विधान परिषद का निर्माण एवं समाप्ति, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। ये तो आप लोगों को जनरली समझ में आ जाएगा कि भाई इसके लिए कोई विशेष क्या है, संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, साधारण बहुमत द्वारा भी इसे पारित किया जा सकता है। तो राज्य विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति। अब राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का भाग होता है, ये आप लोग सबको पता है कि विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद का क्या है, निर्माण भी किया जा सकता है और उसकी समाप्ति के लिए आप लोगों को विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, साधारण बहुमत से इसे बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे देखिए दोस्तों, दूसरी अनुसूची में आप लोगों को पता है राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद के सदस्य हैं, बाकी सबों को उनके क्या है, विशेष अधिकार और भत्ते हैं। तो विशेष अधिकार भत्तों के मामले में जो भी दूसरी अनुसूची में प्रावधानित हैं विशेष अधिकार और भत्ते, जिनके लिए भी उनके लिए भी किसी प्रकार का अगर संशोधन करना हो तो उसके लिए क्या है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत से किया जा सकता है। क्लियर हो गया? अगर आगे बात करूं, आगे है 5वीं अनुसूची। ये तो दूसरी अनुसूची होगी, क्योंकि हम लोगों को पता है अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है, जिसमें हम लोगों को जो साधारण बहुमत से पारित की जा सकती है, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें आ गई है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में आप लोगों को पता है जनजातीय और अनुसूचित जनजातीय जो भी है, जनजातीय SC ST की जो कैटेगरी का प्रशासन है उससे रिलेटेड किसी प्रकार का संशोधन कर रहे हैं तो आप लोगों को विशेष बहुमत की आवश्यकता न होकर साधारण बहुमत से आप लोग इसे एक्ट को पारित कर सकते हैं। इसके अलावा 6वीं अनुसूची में, जिसमें क्या है SC ST के जो 4 क्षेत्र हैं, उनके जनजातीय क्षेत्र होते हैं, उनके प्रशासन से रिलेटेड और राजभाषा का प्रयोग, मुख्यतः ये 6-7 है। इसके अलावा भी और भी बहुत है, तो आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं। अभी आप लोगों को ये जो साधारण बहुमत की प्रक्रिया वाली चीजें आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर, जो संविधान संशोधन के टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आप लोग देखेंगे तो क्या है, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में आप लोग देखेंगे विशेष बहुमत का क्या मतलब हो गया, अगर सदन में उपस्थित क्या है, सदन में उपस्थित 2/3 सदस्य, सदन में उपस्थित जो भी उपस्थित हैं और मतदान करने वाले, इन सबको मिलाकर क्या है 2/3 सदस्य संसद में उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों में 2/3 सदस्य की सहमति से जो विधेयक पारित होता है या जो एक्ट या जो संशोधन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विशेष बहुमत प्रक्रिया। समझ रहे ना? तो विशेष बहुमत प्रक्रिया में क्या होता है, जिसे संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या जो 2/3 भाग होगा तो वो विशेष बहुमत के रूप में उसे कहा जाएगा। और मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो नीति निर्देशक तत्व है, और पहली और तीसरी श्रेणी, इसका मतलब क्या हो गया, एक तो साधारण विधेयक वाले और एक विशेष बहुमत और राज्य की स्वीकृति वाले जो क्या है विधेयक हैं, उन दोनों को संबंधित नहीं हो। ये क्या कह रहे हैं, पहली श्रेणी कौन सी, संसद के साधारण बहुमत, और दूसरी श्रेणी में तीसरी श्रेणी में कौन सा आ रही है, विशेष बहुमत भी है और राज्यों की स्वीकृति, जो आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति है, उन दोनों को छोड़कर बाकी सब किस में आएंगे, विशेष बहुमत की प्रक्रिया में। लेकिन यहां ध्यान रखना है आप लोगों को, मूल अधिकार और DPSP, इसके अलावा इन दोनों के अलावा अगर कोई भी चीज हो इसमें भी शामिल हो, इसमें भी हो, तो वो यहां पर नहीं आएगी। क्लियर हो गया? तो विशेष बहुमत वाला आप लोगों को फंडा क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें मूल अधिकार को अगर किसी प्रकार का संशोधन करेंगे तो उसके लिए विशेष बहुमत को अपनाएंगे। ध्यान रखना, कोई भी मूल अधिकारों के फंडामेंटल राइट्स के अगर अमेंडमेंट करना हो तो किसके माध्यम से करेंगे, विशेष बहुमत से। उसके लिए विशेष बहुमत की प्रक्रिया लाई जाएगी, ना कि साधारण बहुमत की। तो यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात बढ़ते हैं तीसरी श्रेणी, मतलब तीसरे टाइप से है, वो है विशेष बहुमत, मतलब 2/3 सदस्य की सहमति तो अनिवार्य है। इसके अलावा आधे राज्यों की स्वीकृति भी अनिवार्य है, आधे राज्य की विधानमंडल के सदस्यों की स्वीकृति भी अनिवार्य है। तो इसमें कौन कौन सी स्थिति आ गई, इसमें अगर देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन का मामला, ये हो गई दोस्तों संघीय स्थिति। यहां पर मामला क्या है, सेंट्रल का भी है और स्टेट का भी। संघीय स्थिति का मतलब क्या हो गया, केंद्र और राज्य के दोनों भाग के, क्योंकि संघीय स्थिति बनने का यही कारण है कि भाई 2 सरकारें हमारे यहाँ, एक सेंट्रल लेवल पर काम करती हैं और एक स्टेट लेवल पर,
ठीक है ना। तो संघीय स्थिति आ गई, तो संघीय स्थिति में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन और प्रक्रिया की बात होगी, तब हम लोग वहां पर विशेष बहुमत यूज करेंगे। समझ में आ गया ना। तो इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित कोई भी मामला होगा, किसे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित, तब भी ये विशेष बहुमत से पारित होगा और राज्य की स्वीकृति, आधे राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति के बाद यह विधेयक पारित होगा। इसके अलावा वस्तु एवं सेवा कर, ये जीएसटी का मामला भी लेटेस्ट अपडेट हुआ है, ठीक है ना। तो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर का परिषद का भी अगर कोई केस होगा जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की नीड है, तो वो विशेष बहुमत के साथ राज्यों की स्वीकृति, आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति भी शामिल होगी। सभी राज्यों की नहीं है, आधे राज्यों की, आप लोग समझ सकते हैं। सभी शब्द आए तो भूल जाना वो गलत है, लेकिन आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति जरूरी है। इसके अलावा 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में आप लोगों को पता है एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची और एक समवर्ती, समझ रहे हैं ना। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का मामला होगा। तो इसमें अगर किसी प्रकार का संशोधन किया जा रहा है तो वो किस बहुमत से होगा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति के बाद ही इसे पारित किया जा सकता है। इसके अलावा सेंट्रल प्लस स्टेट, मतलब केंद्र प्लस राज्य की शक्तियों का जो विभाजन किया जा रहा है या किया जाएगा, तो उसमें अगर किसी प्रकार का संशोधन कर रहे हैं आप लोग, तो उसके लिए क्या, विशेष बहुमत प्लस राज्य की स्वीकृति। समझ रहे हैं ना। तो ये आराम से समझ में आ गया होगा। अगर आगे बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये जो 368 की प्रक्रिया भी है ना दोस्तों, इसमें भी अगर किसी प्रकार का संशोधन कर रहे हैं, 368 तो वैसे तो संशोधन का प्रावधानित करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ये अधिकार देता है, हमें नहीं, संसद को देता है, ठीक है ना। तो ये जो अधिकार दिया गया 368 में, ये भी क्या है, 368 भी विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडल की स्वीकृति के अंतर्गत आता है। इसमें भी आप लोग अगर किसी प्रकार का संशोधन करेंगे तो ये भी एक्ट किस में आएगा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति। क्लियर हो गया। तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल इसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बता दी गई हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमी रहे तो अपने सुझाव जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। थैंक यू दोस्तों।